नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा चल रहा है जिसमें आज हम अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ कि उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी का सिलेबस रखा जाता है और कंपलसरी होता है। तो आपको मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसको सबसे पहले पढ़िए क्योंकि वहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों पढ़ा रही हूँ। एलटी हिंदी और एलटी ड्राइंग से हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। यदि आपको पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हो। और करंट अफेयर्स का एक विशेष सीरीज़ हमारा वन डे वन टॉपिक चल रहा है, उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज हमारा जो चैप्टर है वो मन्नू भंडारी जी के ऊपर है और उनके बारे में जान लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा ज़िला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ हाईलाइट करके उनको आप अंडरलाइन करके आप उनको नोट डाउन करते रहिए क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक, रचनाएं तो हमेशा आप सबकी याद रखिए। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये त्रिशंकु कहानी तो बहुत बार पूछी जाती है और त्रिशंकु कहानी संग्रह इनके ये जो सारी बताए मैंने वो कहानी संग्रह है। ठीक है। आपका बंटी, महाभोज, ये इनके क्या हैं, उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास इनका जो है एक बच्चे की जो मतलब कह सकते हैं कि मनोदशा का इसमें वर्णन किया गया है क्योंकि जो उसके माता पिता हैं वो डिवोर्सी हैं, दोनों का डिवोर्स हो चुका है, दोनों ने दोबारा शादी कर चुकी है, लेकिन वो जो बच्चा है जो माता पिता की उस कश्मकश में मतलब फंस जाता है, उसका जो विकास है वो नहीं हो पाता है, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसका यहाँ पे बहुत ही इन्होंने रोचक वर्णन किया है। तो जो कि वर्तमान में हर घर की, मैं कह सकती हूँ कि हर तीसरे घर की समस्या आज बन चुकी है। तो यदि आपको कभी मौका मिले तो ये उपन्यास आप ज़रूर पढ़िएगा। और महाभोज उपन्यास इनका राजनीति से संबंधित उपन्यास है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। कभी अगर आपको पूछा भी जाए तो आपको थोड़ा सा ये एक लाइन में याद रखना होगा। ठीक, इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रमुख पुरस्कार शामिल हैं। मतलब बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक कहानी यह भी इनकी क्या है, आत्मकथा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूति की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। ठीक, अब आपके सिलेबस में जो एक कहानी यह भी है ना, उनकी आत्मकथा का एक अंश यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। यानी कि जो लेखक होता है ना, जैसे अपनी आत्मकथा लिख रहा है तो वो अपने जन्म से लेकर के अपनी मृत्यु तक की घटनाओं को क्रमशः लिखता है, लेकिन इन्होंने वैसा सिलसिलेवार कोई वर्णन नहीं किया है। इन्होंने अपने जीवन की वो महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें दर्शाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए यादगार रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि सिलसिलेवार आत्मकथा इन्होंने नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिता
पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। यानी कि जो यहाँ पर अंश दिया हुआ है उसमें उनके एक तो पिता जो थे उनके बारे में और उनकी जो कॉलेज की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ से साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1900 मतलब 46-47 जो दिया हुआ है 1900 का दौर था कि आज़ादी की आंधी में मन्नू जी को अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। यहाँ पर हमें जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें इस जो ये आत्मकथा का अंश है वहाँ पर जो लेखिका है, मैं इसको यदि सार के रूप में आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 1-2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मनः स्थिति से शुरू हुई। यानी कि उनके पिताजी का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा नहीं था इनके प्रति। उन्हें लगता था कि ये मतलब बाकी लड़कियों की तरह ये भी चूल्हा चौका करेगी, लेकिन आगे चल कर के जब मतलब इसका मैं सार आपको बताना चाह रही हूँ तो आगे चलकर जब लेखिका का व्यक्तित्व उनको देखने को मिला कि उनके अंदर एक बहुत ही आक्रोशी, क्योंकि आज़ादी का उस समय दौर चल रहा था और लेखिका जब कॉलेज पढ़ रही थी तो वो अपने आसपास का माहौल देख पा रही थी कि आज़ादी की लड़ाई में लोग बढ़ चढ़ करके, मतलब उस समय तो पुरुष प्रधानता ज़्यादा थी तो पुरुष ही केवल वहाँ पे हिस्सा ले रहे थे। तो उनके अंदर एक भावना आई कि क्यों ना मैं भी आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ूँ। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गहरा मतलब वो घर कर गई उनके दिल में। तो उन्होंने फिर आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया और फिर संगठन करना, लड़कियों को सड़कों पर उतरना, उनको संगठित करना, ये सारी चीज़ें आप इसमें अब देख पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब उन्होंने उस अंश को यहाँ पे उनके पिताजी को शुरू में तो लोग बहुत कुछ सुनाते हैं कि आपकी लड़की ऐसा वैसा कॉलेज के नाम पे सड़कों पे उतरती है, अलाना फलाना इस तरह से, जबकि बाद में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं और उसके कारण उनके पिताजी का जो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा सर नीचा हो गया, तो उसके कारण उनका सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हमारी लड़की की क्या है। मतलब होता है ना, हर समाज में कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ आपके आलोचक होते हैं। तो इस मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके सार से अगर हमें एक प्रेरणा लेनी हो तो वो हम ये ले सकते हैं कि जहाँ पर हमारी आलोचना होती है, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस हमें अपनी, क्योंकि समाज में कुछ आलोचक हैं तो कुछ प्रशंसक भी हैं। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आगे चलकर ज़रूर वो लोग आगे आएंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आलोचक होते हैं ना, वही लोग बाद में प्रशंसा भी करते हैं जब हमारे परिणाम अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, बस अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आलोचनाएं उनकी ही होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। तो इसलिए आलोचनाओं से आप लोग घबराएं नहीं। कोई अगर आपको कहता है कि आप लोग तब से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक जॉब नहीं लगी, ये वो सो, तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और अपनी पढ़ाई में एकदम 100% दे करके पढ़ाई करिए। और उन लोगों को जब आप लोग सफल हो जाओगे ना, तो उनका मुँह खुद ही बंद हो जाएगा और वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके पीछे हो जाएंगे। मतलब जहाँ से आप खड़े हो जाएंगे वो लोग आपके पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी भावना के साथ आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और आलोचनाओं से तो बिल्कुल भी हमें उनका मतलब उनकी ओर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा डिस्टर्बेंस ही करती हैं हमारी पढ़ाई में, इसलिए उनको इग्नोर ही किया कीजिए। तो ये उससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इस पाठ से। ठीक है, इस लेखिका के जो ये जीवन का परिचय का एक अंश है। तो ये चीज़ मैं तो आपको बता चुकी हूँ, इनका जन्म और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए। कहानी संग्रह मैंने आपको बताया, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु और आपका बंटी, और वहाँ वो जो उपन्यास है इनके, ठीक है, पुरस्कार ये सारे इनको मिले हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कठिन शब्दों के आप अर्थ हमेशा ध्यान रखिएगा। अहमवादी मतलब अहम केंद्रित, जिसमें थोड़ा गर्व हो, घमंड जिसमें होता है ना, तो उसको कहते हैं अहमवादी। आक्रांत मतलब संकटग्रस्त होता है, ठीक है। और भग्नावेश का मतलब होता है खंडहर। वर्चस्व मतलब दबदबा। विस्फारित मतलब होता है फैलाकर।
महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। ठीक, निहायत मतलब बिल्कुल, विवशता मतलब होता है मजबूरी, आसन अतीत थोड़ा पहले ही बीता भूतकाल। ठीक, यश लिप्सा का मतलब होता है सम्मान की चाह। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये शब्दों के अर्थ आपको आप लोग नोट डाउन करिए या फिर एक नज़र में आप इनको पढ़ सकते हो। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अपने अनुसार इनको पढ़ते रहिए। ठीक, तो ये था हमारा आज का अपडेट। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मन्नू भंडारी के बारे में हमें आप लोगों ने जो भी जानकारी प्राप्त की वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से उनकी मदद होगी और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, यदि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।